हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संभव इट्स पॉसिबल एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है एसडीबीएस। एसडीबीएस यानी कि सर्विस डिस्चार्ज बेनिफिट स्कीम। सर्विस डिस्चार्ज बेनिफिट स्कीम क्या है? ये वो बेनिफिट स्कीम है जो एक जीडीएस को रिटायरमेंट के टाइम पे दी जाती है, जो ग्रामीण डाक सेवक होते हैं। जैसे कोई आदमी जो 31 मार्च 2003 या उससे पहले गवर्नमेंट जॉब में आया है, तो उससे पुरानी पेंशन ओल्ड पेंशन स्कीम के अंडर ओपीएस के अंडर रिटायरमेंट बेनिफिट मिलते हैं, जो कि सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 के अंडर आते हैं। और जो लोग 1 अप्रैल 2003 और उसके बाद भर्ती हुए हैं, उनको हम एनपीएस की हिसाब से पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट देते हैं, जो एनपीएस के रूल हैं। इसी तरह जो हमारे जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक हैं, उनको जो रिटायरमेंट बेनिफिट दिए जाते हैं प्रेजेंट सिनेरियो में, वो एसडीबीएस स्कीम के थ्रू आते हैं, सर्विस डिस्चार्ज बेनिफिट स्कीम। इससे पहले सीवरेंस अमाउंट दिया जाता था, और अब जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग सर्विस डिस्चार्ज बेनिफिट स्कीम के हिसाब से ग्रामीण डाक सेवक को, जो कि 65 साल की उम्र में रिटायर होते हैं, देखिएगा आप ये रूल को, कि कोई भी सरकारी कर्मचारी जो पोस्ट ऑफिस में काम करता है परमानेंट, वो 60 साल की उम्र में रिटायर होता है। लेकिन हमारे जो जीडीएस कर्मचारी है, जो हमारे ग्रामीण डाक सेवक हैं, वो 65 साल की उम्र में रिटायर होते हैं। तो उनको जो रिटायरमेंट बेनिफिट मिलते हैं वो एसडीबीएस स्कीम के अंडर आते हैं। ये इसकी मेन अंडरस्टैंडिंग है। उसके बाद हम इसको आगे बढ़ेंगे, तो इसके अंदर हम इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे कि एसडीबीएस है क्या। एसडीबीएस को जानने के लिए हमें इसका बैकग्राउंड जानना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव जानने पड़ेंगे, और इसकी इफेक्टिव डेट्स क्या क्या हैं। बैकग्राउंड में ये है कि पहले जो गवर्नमेंट में जीडीएस भर्ती होते हैं, जिनको हम ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम, जो कि एक ब्रांच ऑफिस में काम करते हैं, और जो पोस्ट ऑफिस, सब पोस्ट ऑफिस या फिर हेड पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं, उनको हम जीडीएस कहते हैं। और ओवरऑल हम इनको ग्रामीण डाक सेवक के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या था कि पहले जो 1 अप्रैल 2011 से पहले एक सीवरेंस अमाउंट मिलता था, जिसको हम आगे डिटेल में जानेंगे। और लेकिन उसके बाद से जो 1 अप्रैल 2011, जबकि ये मेनली तो 1 जनवरी 2011 को ही आ गया था, लेकिन हम आगे पढ़ेंगे कि इसका जो मेन इफेक्ट शुरू हुआ था वो 1 अप्रैल 2011 से शुरू हुआ था। ये मेन डेट रहेगी इसके लिए। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि क्या क्या हुआ था और किस तरह हुआ था, क्या इसका बैकग्राउंड था, क्या इसका इतिहास रहा है, क्या इसकी ज़रूरत पड़ी जो हमें एसडीबीएस को लाना पड़ा, और इसके लिए हमारे जीडीएस साथियों को इसका क्या लाभ मिलेगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एसडीबीएस स्कीम को जीडीएस के लिए, एम्प्लॉयड के लिए, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के लिए स्टार्ट किया था, और जो कि एक सिग्निफिकेंट स्टेप था ये गवर्नमेंट का, जिससे उनको स्ट्रक्चर्ड सोशल सिक्योरिटी दी जाए, ताकि उनका जो बाद का जीवन अच्छे से बीते। दिस स्कीम ऑफिशियली केम इनटू इफेक्ट 1 अप्रैल 2011। द जेनेसिस ऑफ द एसडीबीएस, जो एसडीबीएस का जन्म है, वो लॉन्ग स्टैंडिंग कंसिडरेशन है विद इन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट टू एस्टेब्लिश अ मोर फॉर्मल डिस्चार्ज बेनिफिट, सप्लीमेंटिंग एंड रिप्लेसिंग एग्जिस्टिंग एडहोक लेस कॉम्प्रिहेंसिव अरेंजमेंट। जो ग्रामीण डाक सेवक के लिए पुराने कॉम्प्रिहेंसिव अरेंजमेंट्स थे, उनके एवज में इसको लाया गया था, जो कि बहुत ही टाइम से लॉन्ग स्टैंडिंग कंसिडरेशन था। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एसडीबीएस, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था, एसडीबीएस स्कीम को क्यों लाया गया था? जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द एसडीबीएस वाज टू ऑफर अ फाइनेंशियल क्यूशन टू जीडीएस अपॉन दियर डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस। सर्विस के बाद उनको एक फाइनेंशियल अच्छा फ़ायदा पहुंचे, उसके लिए एसडीबीएस को लाया गया था। दिस स्कीम वाज पोजिशनड एज एन अल्टरनेटिव टू देन एग्जिस्टिंग सीवरेंस अमाउंट स्कीम। पहले जो अमाउंट्स की सीवरेंस अमाउंट स्कीम की जो स्कीम थी, उसका अल्टरनेट है हमारा ये एसडीबीएस। ठीक है। फॉर ग्रामीण डाक सेवक ऑलरेडी इन सर्विस एट द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन, पार्टिसिपेटिंग इन द एसडीबीएस वाज ऑप्शनल। यानी कि जो ग्रामीण डाक सेवक पहले से भर्ती थे, जो एसडीबीएस स्कीम आने से पहले, उनके लिए ये एसडीबीएस स्कीम में आना ऑप्शनल था। यानी कि वो लोग इसमें शामिल हो भी सकते थे और नहीं भी, ये उनका खुद का डिसीजन था। जैसे अभी चल रहा है ना कि एनपीएस में जाना चाहते हो कि यूपीएस में जाना चाहते हो, यू डिसाइड। उसी टाइम जब एसडीबीएस आया था, जो उस दौरान जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टाफ थे,
जो ऑलरेडी सर्विस में थे उनके लिए भी ये ऐसे ही ऑप्शनल था। हाउ एवर फॉर न्यू GDS ज्वाइनिंग सर्विस ऑन और आफ्टर अ स्पेसिफिक डेट इनिशियली इंडिकेटेड एज 1 जनवरी 2011, 1 जनवरी 2011 इन सम कम्युनिकेशंस, दो द स्कीम्स ऑप्शनल इफेक्टिवली इज वाइडली साइटेड एज 1 अप्रैल 2011। तो कुल मिला के ये बात है, जो स्टार्टिंग में जो डेट थी 1 जनवरी 2011 और जो मेनली इफेक्ट में आया 1 अप्रैल 2011, तो जो 1 अप्रैल 2011 से ये जो स्कीम थी, जो SDBS स्कीम में होना, ये मैंडेटरी हो गया। यानी कि GDS स्टाफ के लिए SDBS स्कीम मैंडेटरी होगी। अब वो सीवरेंस अमाउंट वाली चूज़ की बात नहीं थी, किन लोगों के लिए, जो लोग बाद में भर्ती हुए हैं। ठीक है, पहले वालों के लिए ऑप्शन था, जो 1 अप्रैल 2011 या उसके बाद भर्ती हुए उनके लिए SDBS क्या था, मैंडेटरी था। दिस ड्यूअल अप्रोच फैसिलिटेटेड अ ग्रेजुअल ट्रांजिशन अलाउिंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय एज चॉइस वाइल ensuring that new system would eventually become the standard। ये एक स्टैंडर्ड बन गया कि अब ये SDBS स्कीम ही रहेगी। द इंट्रोडक्शन ऑफ द SDBS signaled as an evaluation in department's approach to GDS welfare। GDS welfare के लिए एक evolution था, moving towards a more systemized benefit structure that aimed to provide a measure of financial security post engagement। तो जो SDBS था वो एक बहुत ही अच्छा जो था अपना डिसीजन लिया गया था डिपार्टमेंट द्वारा, जिससे एक सिस्टमेटिकली जो बेनिफिट स्ट्रक्चर है वो प्रोवाइड किया जा सकते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए हमारे GDS स्टाफ को। फाउंडेशनल फ्रेमवर्क NPS लाइट प्लेटफॉर्म, जैसे NPS हमारा हिसाब किताब देखती है, जो परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट हैं 1 अप्रैल 2003 के बाद के, तो इनका जो फंडामेंटल फ्रेमवर्क है वो NPS लाइट है। NPS लाइट अंडर आता है, जैसे हमारी जो ये NPS टायर 2 स्कीम है, ये है ना, इस तरह की NPS लाइट स्कीम है, जो इसी तरह से ये हमारा SDBS है, जिसको जो एक PFRD है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसने NSDL को, जिसको हम सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी यानी कि करा बोलते हैं, उसको अपॉइंट किया हुआ है। तो इसी तरह से इसका ये स्ट्रक्चर है, हम अभी डिस्कस करेंगे डिटेल में इसके बारे में। द ऑपरेशन एंड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ द SDBS स्कीम इज बिल्ट अपॉन NPS लाइट स्कीम 2010। जो SDBS है वो NPS लाइट स्कीम के ऊपर ही बेस्ड है। द NPS लाइट वाज लॉन्च बाई पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि PFRDA ने इसको NPS लाइट को लॉन्च किया था, प्राइमरली टू केटर पेंशन नीड्स ऑफ वर्कर इन अनऑथराइज्ड सेक्टर। अनऑथराइज्ड सेक्टर कौन से सेक्टर होते हैं? अनऑथराइज्ड सेक्टर वो सेक्टर होते हैं जिसमें 10 या उससे कम लोग काम करते हैं। एंड अदर स्मॉल इन्वेस्टर्स, जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं, उनके फॉर्मल पेंशन प्लान के लिए NPS लाइट आया था। लेकिन द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अडेप्टेड द NPS लाइट मॉडल इनकॉर्पोरेटिंग सर्टेन मॉडिफिकेशन टू अलाइन इट विद स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ डिपार्टमेंट यूनिक सर्विस कंडीशन ऑफ ग्रामीण डाक सेवक। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने इस NPS लाइट मॉडल को अडेप्ट किया और अपने जो GDS है उनकी सर्विस कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया, ताकि हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा पाएँ। दिस स्ट्रेटेजिक डिसीजन टू यूटिलाइज द NPS लाइट प्लेटफॉर्म मीन दैट SDBS could leverage an existing regulated infrastructure of crucial functions such as subscriber registration, maintenance, individual requirement, account record keeping, and the management and investment accumulated fund। तो NPS लाइट को मेन का प्लेटफॉर्म से हम SDBS को बहुत ही अच्छे तरीके से रेगुलेट कर सकते थे, जिसमें ऑलरेडी जो फंक्शन काम कर रहे हैं NPS लाइट के लिए उन्हीं का यूज़ किया जा सकता था, जिसमें हमारा जो है रिटायरमेंट के अकाउंट है, यानी कि परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर है, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना है, उसका मैनेजमेंट करना है, और इन्वेस्टमेंट जो एक्यूमुलेटेड फंड है उनका आगे फर्दर इन्वेस्टमेंट होना है, ये सब काम हो सके। तो PFRDA एज द अपेक्स रेगुलेटरी बॉडी, अपेक्स रेगुलेटरी बॉडी मतलब सबसे उच्च शिखर की बॉडी फॉर पेंशन इन इंडिया, जो PFRDA है वो अपेक्स रेगुलेटरी बॉडी है पेंशन फंड इन इंडिया की। ऑल्सो ओवरसीज एस्पेक्ट्स ऑफ NPS लाइट फ्रेमवर्क एंड बाई एक्सटेंशन द SDBS। तो NPS लाइट फ्रेमवर्क तो है ही है, अब ये इसका एक्सटेंड हो गई है SDBS तक। SDBS को भी यही देगा, PFRDA ही प्रोसेस करेगा। द नेशनल सिक्योरिटी एंड डिपॉजिटरी लिमिटेड यानी कि NSDL जो हम बात कर रहे थे,
ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वाज अपॉइंटेड बाय पीएफआरडीए। पीएफआरडीए ने किसको अपॉइंट किया था? एनएसडीएल को किया था। किस काम के लिए किया था? एज दी सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, करा के रूप में, यानी कि जो हमारा रिकॉर्ड पूरा मेंटेन करेगी फॉर एनपीएस लाइट एंड कॉन्सिक्वेंटली, और उसके साथ साथ एसडीपीएस, यानी कि एनपीएस लाइट और एसडीपीएस दोनों को रिकॉर्ड कौन मेंटेन करेगी? करा मेंटेन करेगी। अडोप्टिंग द एनपीएस लाइट प्लेटफॉर्म offered a pragmatic route for the Department of Post, enabling a relatively quicker rollout of SDBS by avoiding the complexity and cost। ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगी और जल्दी से बिना किसी दिक्कत के रोल आउट हो गया इसका SDBS का, एसोसिएटेड विद डेवलपिंग एन एंटायरली न्यू बेनिफिट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम फ्रॉम स्क्रैच। It also ensured that the scheme operated under establishment regulatory norms for fund management and subscriber protection। तो ये भी इंश्योर किया गया, जो स्कीम के अंडर जो लोग आएंगे, जो इसके जो भी फंड मैनेजमेंट होगा, वो सब्सक्राइबर की प्रोटेक्शन को देखते हुए लिया जाएगा। एंड हाउएवर द सर्टेन मॉडिफिकेशन मेंशन्ड इंडिकेट द वाइल स्टैंडर्डाइजेशन वाज अ गोल। जो सर्टेन मॉडिफिकेशन मेंशन किए गए हैं वो ये इंडिकेट करते हैं जो स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए गोल का। द डिस्टिंक्ट नेचर ऑफ जीडीएस एम्प्लॉय नेसेसिटेटेड स्पेसिफिक टेलरिंग ऑफ द जेनरिक एनपीएस लाइट मॉडल टू फिट द कंटेक्स्ट ऑफ द डिपार्टमेंट पोस्ट। तो कुल मिला के वही बात है जो हमने पहले डिस्कस की, को एनपीएस लाइट मॉडल को इस तरह से अडेप्ट किया गया था जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के जीडीएस के लिए बेनिफिशियल हो। अब हम इस चैप्टर के अंदर अंदर जो भी की डेफिनेशंस हम देख लेते हैं, जो कुछ चीज़ें आएंगी, कुछ ऐसी टर्म्स आएंगी जिनको हमें बार बार यूज़ होगा, तो उनकी की डेफिनेशन को समझ लेते हैं ताकि हमें चैप्टर को समझने में कोई दिक्कत ना हो। अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्मिनोलॉजी यूज्ड विद द सर्विस डिस्चार्ज बेनिफिट स्कीम 2010 इज असेंशियल फॉर इट्स करेक्ट इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन। द स्कीम रेगुलेशन प्रोवाइड स्पेसिफिक डेफिनेशंस फॉर वेरियस टर्म्स, जैसे एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन क्या होता है? संचित धन जो रिटायरमेंट तक, जैसे हम एनपीएस में देखते हैं कि थोड़ा थोड़ा अमाउंट हमारे से जाता है, थोड़ा सरकार उसमें जमा करती है, 10% हमारा बेसिक का जाता है और 14% उसमें गवर्नमेंट जमा करती है, और एक धन इकट्ठा होता है, उसे हम एक्यूमुलेटेड अमाउंट बोलते हैं, एक एक्यूमुलेटेड मनी बोलते हैं। तो इसी तरह से ये एक्यूमुलेशन होता है। जैसे दिस रेफर टू द टोटल एग्रीगेटेड अमाउंट अवेलेबल इन अ परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट। परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट के अंदर जो एक्यूमुलेटेड धन होता है, जो जीडीएस बेनिफिशियरी या सब्सक्राइबर का होता है, उसको हम एक्यूमुलेशन बोलते हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड एनी एक्रूड सीवरेंस अमाउंट। अगर कोई सीवरेंस अमाउंट भी उसके अंदर है, वो भी एक्यूमुलेशन के अंडर आता है। इफ़ एप्लीकेबल कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ जीडीएस अपॉइंटमेंट अप टू द डेट ऑफ दियर एनरोलमेंट इनटू एसडीपीएस। कुल मिला के ये बात कर रहा है कि पहले जो एग्जिस्टिंग हमारे कर्मचारी थे, जिस टाइम ये एसडीबीएस स्कीम आई थी, तो उनका सीवरेंस अमाउंट कुछ इकट्ठा हो रखा था, और जब जो एसडीबीएस आया, तो एसडीबीएस के में जो लोग चाहते थे कि हम इसको ऑप्ट कर लेते हैं, वैसे तो उनके ऑप्शन पे था, बट उन्होंने ऑप्ट कर लिया कि हम इसी में आना चाहते हैं, तो उनका जो सीवरेंस अमाउंट था वो पूरा उठा के ट्रांसफ़र कर दिया गया था इनके एसडीबीएस अकाउंट में। तो एसडीबीएस का जो परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट है, इसके अंदर वो जो फंड था सीवरेंस अमाउंट का, वो भी इसके अंदर आ गया था, उसकी बात कर रहे हैं। उसको मिला के और एसडीबीएस का जो कंट्रीब्यूशन है, उसको मिला के भी जो टोटल अमाउंट बनता है, उसको भी हम एक्यूमुलेशन बोलेंगे। और जो एसडीबीएस का मंथली जो भी हिसाब किताब बनता है, जो अमाउंट जीडीएस का भी कटता है, अभी तो पहले सिर्फ गवर्नमेंट ही देती थी, जो वो धन इकट्ठा होता है, उसको हम एक्यूमुलेशन बोलते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे। उसके बाद है कि द डेफिनेशन वाज पार्टिकुलरली इम्पोर्टेंट फॉर एग्जिस्टिंग जीडीएस हु ऑप्टेड इनटू एसडीबीएस एज इट प्रोवाइडेड अ मैकेनिज्म टू इंटीग्रेट दियर पास्ट एंटाइटलमेंट अंडर द सीवरेंस अमाउंट स्कीम, जिसके बारे में हमने भी बात की। एन्युटी या लाइफ एन्युटी। एन्युटी और लाइफ एन्युटी क्या होती है? दिस इज डिफाइंड एज एन्युटी स्कीम। ये एक एन्युटी स्कीम है ऑफर्ड बाय लाइफ इंश्योरेंस कंपनी दैट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि IRDA। द परचेज ऑफ सच एज एन्युटी बाय द सब्सक्राइबर बेनिफिशियरी एट द टाइम ऑफ एग्जिट फ्रॉम द स्कीम इज मैंडेटरी रिक्वायरमेंट अंडर द सर्टेन कंडीशन। एन्युटी क्या होती है?
जब कोई भी कर्मचारी का एक एक्यूमुलेशन हो जाता है, कॉर्पस इकट्ठा हो जाता है, तो रिटायरमेंट के टाइम पे उससे कुछ अमाउंट एक वन लमसम के रूप में मिल जाता है और कुछ उसे आगे इन्वेस्ट करना होता है इंश्योरेंस कंपनीज के थ्रू में, जिसे जिससे उसको कुछ पेंशन मिलती है, हर महीने एक अमाउंट मिलता है, उसे हम एनुइटी कहते हैं। जीडीएस क्या होते हैं? फॉर द पर्पज ऑफ दिस स्कीम, विच स्कीम? एसडीबी स्कीम। आ जीडीएस इज एन इंडिविजुअल एंगेज्ड इन वेरियस ऑफिस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एज आ रेगुलर बेसिस इन अकॉर्डेंस विद द ग्रामीण डाक सेवक कंडक्ट एंड एम्प्लॉयमेंट रूल्स 2001 और सब्सिक्वेंट वर्जन ऑफ दीज रूल। तो इस पर्पज़ के लिए जीडीएस क्या है? इंडिविजुअल एंगेज्ड है, ठीक है, इन वेरियस ऑफिस ऑफ डिपार्टमेंट पोस्ट के अलग अलग ऑफिस में एंगेज किया गया है उनको काम करने के लिए ऑन रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस है, ये कोई कॉन्ट्रेक्चुअल वगैरह टाइप के नहीं है, या जो भी है टेम्परेरी स्टेटस वाले नहीं हैं, ये जो हमारे रेगुलर टाइप के हैं। इन अकॉर्डेंस विद द ग्रामीण डाक सेवक कंडक्ट एंड एम्प्लॉयमेंट रूल्स 2001। कंडक्ट एंड एम्प्लॉयमेंट रूल है इनके, जो कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल के नाम से भी जाने जाते हैं अब। तो उनके अंडर जो ये बंदे हम जो लोग हम सेलेक्ट करते हैं, बीओ एबी में बीपीएम एपीपीएम और पोस्ट ऑफिस में जीडीएस के रूप में, उनको हम ग्रामीण डाक सेवक कहते हैं। एनपीएस लाइट क्या है? दिस रेफर्स टू द पेंशन स्कीम लॉन्च्ड बाय पीएफआरडीए फॉर वेरियस ग्रुप्स। अलग अलग ग्रुपों के लिए पीएफआरडीए जो रेफर करता है, इंक्लूडिंग सीनियर सिटीजन, स्मॉल इन्वेस्टर एंड वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर विच फॉर्म द बेस प्लेटफॉर्म फॉर एसडीबीएस। तो एनपीएस लाइट है, रेफर करता है पेंशन स्कीम जो एसडीबीएस के अंडर आती है, ठीक है, जिसने को पीएफआरडीए ने लॉन्च किया था हर एक अलग अलग ग्रुप के लिए, जैसे सीनियर सिटीजन है, स्मॉल इन्वेस्टर है, वर्कर है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के, इसको हम एनपी लाइट कहते हैं, जो एसडीबीएस के प्लेटफॉर्म का बेस बनाती है, ठीक है। पीएफआरडीए क्या है? द स्टैट्यूटरी अथॉरिटी एस्टेब्लिश टू रेगुलेट एंड डेवलपमेंट द पेंशन सेक्टर इन इंडिया, सर्विंग एज द नोडल एजेंसी ऑफ एसडीबीएस। जो पीएफआरडीए है वो हमारी नोडल एजेंसी है। कौन? पीएफआरडीए। किस पर्पज़ के लिए? एसडीबीएस के लिए, ठीक है। और ये एक वैधानिक अथॉरिटी है, एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है। परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है? एन इंडिविजुअल अकाउंट ओपन्ड बाय द सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी।